ये मैंने कराया था क्लास में उस दिन। आप पुराना रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे, मैंने करा रखा है ना। किस बैच किस लेक्चर में कराया वो देखना पड़ेगा आपको। अभी तो ज़्यादा लेक्चर हुए भी नहीं है, अभी ना टोटल 7 लेक्चर हुए हैं, मतलब कुछ लेक्चर 2 पार्ट में भी हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, इसमें क्या डाउट है बताइए। तो सॉल्व नहीं हो रहा था। तो मैंने ये क्वेश्चन चल सॉल्व। देख लेंगे। हाँ, एक बार रिकॉर्डेड वीडियो आप स्किप कर, मतलब थोड़ा बढ़ा हुआ देखना किसमें सॉल्व कर रखा है मैंने। इनिशियली कर रखा है, शुरू में लेक्चर 3-4 में होगा ये अराउंड। हाँ, सो उसमें एक बार देखिएगा, मैंने सॉल्व कर रखा है। तो अगर नहीं समझ आएगा फिर नेक्स्ट क्लास में दोबारा पूछिएगा, अगर नहीं मिला तो। 71। अच्छा, ये सो क्या बोल रहा है आपसे कि यहाँ पे XYR IID नॉर्मल 01 वेरिएट्स, ठीक है। तो देन द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो इसमें सिंपल है ना, क्या करना है, पहले x स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर लेना है और y स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर लेना है, उसके बाद हो जाएगा। ओके, देखो तो इसमें जो है बताइए एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और वाई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। काई स्क्वायर। हाँ, काई स्क्वायर विथ व्हाट डिग्री ऑफ फ्रीडम। नॉर्मल 01 का स्क्वायर क्या फॉलो करता है, काई स्क्वायर विथ हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री। हाँ 1, तो बस तो काई स्क्वायर 1 और ये काई स्क्वायर 1 दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ तो इंडिपेंडेंट भी है तो ये भी इंडिपेंडेंट होगा। इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो ये दोनों IID हो गया, इसका मतलब x स्क्वायर एंड y स्क्वायर इट इज IID काई स्क्वायर 1, ठीक। तो ये काई स्क्वायर 1 है। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये देखना है, तो मान लो इसको रीनेम कर दूं मैं, एक्स स्क्वायर का नाम लेट से u रख देता हूं और y स्क्वायर का नाम v रख दिया, हो जाएगा है ना। तो इसका लिखना है mgf, फिर आ जाएगा। सो mgf ऑफ मान लो जैसे है 2u माइनस 3vt, तो बस इसको एक्सपैंड कीजिए। मुझे uv का mgf ऑलरेडी पता है, तो काई स्क्वायर 1 का mgf है, उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो काई स्क्वायर 1 के mgf से आ जाएगा। और ये पेपर में जी 8 जून का 79 और 94 भी बता दो। ठीक है, तो ये कौन सा पेपर है, हाँ सो ये 8 जून का ही है। कौन सा 79? यस, 79 एंड 94। अल्लाह, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। अच्छा, तो 77 और 79 में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्या लिखना चाह रहे, पीडीएफ तो सेम ही है ना 70। हाँ, यहाँ पे क्या है 1/2x स्क्वायर, क्या लिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है पीडीएफ क्या दे रखा है। ये दोनों पावर में है, x की 2y या फिर y। मुझे लगा पावर में तो नहीं होगा यहाँ पे। प्रिंटिंग लग रही है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी ये सेम पीडीएफ है, पावर में नहीं हो, गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, यही वाला पीडीएफ है 1/2x स्क्वायर y, जिस तरीके से ये होगा उस तरीके से। तो ये जो 77 है, 77 और 79 का सेम अप्रोच है। तो हमें क्या करना होगा, मैंने ग्राफ ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है इनिशियल क्लासेस में, जो पहली दूसरी तीसरी क्लासेस हुई थी तो उसमें। सो इसका ग्राफ बनाने हैं, फिर ये सपोर्ट है आपका
और ये इवेंट है, फिर इसमें इसका ग्राफ बनाना है, फिर इस रीजन पे इंटीग्रेट करना होगा ज्वाइंट पीडीएफ को, तो हो जाएगा। तो ये सेम यही पीडीएफ है, y ऊपर नहीं y यहाँ पे होगा, फिर आप कर पाएंगे आई थिंक। 77 79 सेम अप्रोच पे हो जाएगा, तरीका सेम ही है, ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बना के फिर इंटीग्रेट करना। तो ये मिसप्रिंट है, यहाँ y आएगा यहाँ पे, और सेम तरीके से होगा, वरना ये पीडीएफ ही नहीं होगा। y 2 के साथ होगा, x की पावर 2y होगा, तो इस रीजन पे इंटीग्रेट करेंगे 1 नहीं आएगा, तो ये पीडीएफ ही नहीं बनाएगा। ये नेक्स्ट क्या था, तो ये कर पाएंगे, वैसे ही ठीक कर लीजिएगा, नहीं तो बताइए फिर। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा था सर? 94। अच्छा 94, हाँ तो 94 देखते हैं क्या है। So 94 कह रहा है कि x1 x2 xn we are random sample from normal population theta sigma square, जहाँ सिग्मा स्क्वायर तो नोन है, मतलब वेरिएंस नोन है, तो मीन बस अननोन है, एंड W0 एक आपके पास क्रिटिकल रीजन बोल सकते हैं, यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, हाँ क्रिटिकल रीजन है कि x बार लेस देन थीटा नॉट माइनस सिग्मा वी रूट एन जेड अल्फा, ओके, इज अ क्रिटिकल रीजन फॉर टेस्टिंग h नॉट जो कि थीटा जो थीटा नॉट वर्सेस थीटा जो थीटा 1, देन पावर ऑफ द टेस्ट इज, सो पावर ऑफ टेस्ट निकालने हैं, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सो बताओ भाई पावर ऑफ टेस्ट का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज आइडेंटिटी फॉर पावर ऑफ टेस्ट, पावर ऑफ टेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी h naught when h1 is true, yes, so rejecting h naught या reject h naught when h1 is true, ठीक है, तो हमें रिजेक्ट h naught दे रखा है, ये क्रिटिकल रीजन, और h1 is true मतलब मुझे थीटा इज इक्वल थीटा 1, तो सिंपल कैलकुलेशन करना है, चलिए। सो यहाँ मुझे क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी क्रिटिकल रीजन ये है, x बार लेस देन थीटा नॉट माइनस सिग्मा अपॉन रूट एन जेड अल्फा गिवन h1 इज ट्रू, एक मिनट, इज ट्रू, हाँ योगेश क्या क्या लगा रखा है पता नहीं, खुद के लिए अभी क्लास ले रहा हूं मैं, हाँ मैं फोन करूँगा क्लास के बाद, ठीक है जी। सो एक्स बार लेस देन थीटा नॉट माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा, ठीक ये हमारे पास है, इसको कैलकुलेट करना है समहाउ। सो अब क्या करना है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये थीटा क्या था एक्चुअली, मीन था ना, तो मतलब ये है अभी जो हमारे पास ईच एक्स आई हमारे पास है नॉर्मल थीटा कॉमा सिग्मा स्क्वायर, सो अंडर h1 व्हेन h1 इज ट्रू, तो ये आपका क्या हो जाएगा इस केस में, xi का डिस्ट्रीब्यूशन थीटा 1 हो जाएगा, थीटा की जगह थीटा 1 यूज करना है। अब इस केस में x बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो जैसे अगर आप देखेंगे इस वाले केस में, ये मैं अंडर h1 बात कर रहा हूं, ठीक है, अंडर h1, तो व्हेन h1 इज ट्रू मतलब थीटा को थीटा 1 लेना है मीन को, तो x बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा जी, इफ ईच xi हैज दिस डिस्ट्रीब्यूशन देन x बार हैज theta 1 common
होता है। सो ये नॉर्मल थीटा 1 कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन। अब क्या करना है हमें, तो अब सिंपली हमें यहां से इसको यूज करते हैं। देखिए तो मैं आगे कैलकुलेट करता हूं। सो प्रोबेबिलिटी x बार माइनस, अब x बार का डिस्ट्रीब्यूशन ये है तो इसका मीन सबट्रैक्ट करेंगे z बनाने के लिए। सो माइनस थीटा 1, सो माइनस थीटा 1 और अपॉन में आप क्या करते हैं, जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है उससे आप डिवाइड करेंगे, सिग्मा अपॉन रूट एन से। ये मैं इसको स्टैंडर्डाइज कर रहा हूं, स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहा हूं। सो लेस देन थीटा नॉट माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा, ये तो था ही पहले से, हमने इसमें घटाना है थीटा 1 और डिवाइड किया सिग्मा अपॉन रूट एन से। ठीक, दोनों तरफ सेम काम किया। सो इसी को मैं लिख रहा हूं, जब ये तो यूज कर लिया हमने, इसको हटा सकते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू थीटा 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो क्या आएगा सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी, अब ये तो z हो गया ना, दिस इज z लेस देन, अब इसको ठीक से लिख लीजिए, थीटा नॉट माइनस थीटा 1 अपॉन सिग्मा बाई रूट एन और माइनस z अल्फा। ठीक है, सो क्या लिख सकते हैं इसको आप, फाई, देखिए कोई ऑप्शन होगा ऐसा। सो दिस इज फाई ऑफ, आगे लिख दो, तो यहां से आ जाएगा 5 और ये लिख लीजिए दिस क्वांटिटी। कौन सा ऑप्शन है, ए या ए ना? ए ही तो है, चेक कीजिए। सो इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, दिस इज के, है ना, z लेस देन के, फाई ऑफ के। ठीक है जी, इनका डाउट था। नेक्स्ट बताइए। यस। सो अभी ये 8 जून वाला पेपर ओपन किया हुआ है मैंने, ठीक है ना, ये 8 जून वाला है। इसमें अगर हो गया हो तो हम लोग 11 जून का पेपर ओपन करते हैं। तो इसको 52 पे बता दो। 52, ओके। ओके, क्या बोल रहा है कि द वेटेड एवरेज ऑफ first 2n natural number, when every odd number is assigned the weight -1 and every even number is assigned the weight +2। ओके, तो इसमें क्या है, जैसे हमारे पास टोटल 2n नेचुरल नंबर्स हैं और ईच ऑड नंबर के साथ क्या असाइन किया गया है, +1, और ईच इवन नंबर के साथ +2। तो बोल रहा है कि बताइए, सो व्हाट विल बी द एवरेज। क्या है, जैसे सिंपली जब मीन लेते हैं हम किसी नंबर का, सो x1 x2 xn अपॉन n, है ना, सो ये हो गया समेशन xi बाई n। अब अगर वेटेड मीन की बात करेंगे, वेट बाई k होगा तो उसका कुछ ऐसा होगा। सो आई थिंक ये हो जाएगा k टाइम xi अपॉन n।
सो ये वेटेड मीन जिसका वेट के असाइंड है ईच नंबर पे। इस तरीके से ग्रुप में क्या भेजा आपने, तो सारा वेटेड सम हो जाता है नीचे सारे नंबर का। अच्छा इसमें दे रखा है क्या, देखो देखता हूँ क्या बोल रहा है ये। मतलब हमने इक्वल नंबर असाइन किया ना, मैंने अलग अलग होगा तो अलग अलग हो जाएगा, मतलब ईच एक साइड पे के आई असाइन कर दो, तो यही चीज है ना। और डिनोमिनेटर में क्या होता है, अच्छा यहाँ वेट का सम कर रहा है, तो वेटेड अरिथमेटिक मीन है। यहाँ तो ऐसा दे रखा है ना इस बुक में, तो अगर इसके हिसाब से देखोगे तुम, तो ये बुक क्या कर रहा है, ये डब्ल्यू आई ऐसा लिख रहा है, समेसन डब्ल्यू आई, इसके हिसाब से समेसन के आई, मतलब मैंने के लिया है वेट। तो वैसा करेंगे अगर हम, तो उसके हिसाब से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा तुम बताओ। तो तुम क्या करोगे, माइनस अगर डिनोमिनेटर में -1 को फिर n टाइम ऐड करना पड़ेगा और 2 को भी n टाइम, वैसा अगर है तो। और ऊपर क्या होगा, समेसन में -1 टाइम जो भी ऑड नंबर था, तो वो तो वही रहेगा। ओके ओके, तो यहां से मतलब ऐसा हो रहा है, ठीक है तुम सही कह रहे हो ना, मैं फॉर्मूला भी इस कर रहा था, सही बात। तो यहां से क्या आ जाएगा, -1 टाइम n स्क्वायर एंड कितना था 2 टाइम n इंटू n+1, और तो इवन का सम किया था तो 4 हो गया था, तो ये कट जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है वो करेक्ट है। तो फॉर्मूला मैं गलत यूज कर रहा था, ठीक है। सो इसके हिसाब से जो फॉर्मूला ग्रुप में भेजा है ना विकास ने, आई थिंक वो ठीक है, तो मैं फॉर्मूला ठीक से लगा नहीं रहा था। सो ये फॉर्मूला है आपका अर्थमेटिक जो एवरेज है, मीन जो है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से कर लेते हैं 100। देखिए सो यहाँ पे जो है, ऐसे आप सॉल्व कर लो, जिनका डाउट था ये समझ आया क्या फॉर्मूले में है। सो इसका जो होगा एक्चुअली सेम है जो शुरू में लगा था, बस डिनोमिनेटर में मुझे क्या लिखना था, जैसे ईच ऑड नंबर के साथ, जैसे -1 इंटू 1 है, फिर -1 इंटू 3 करूंगा, वही चीज है मैं। और बाकी जो शुरू में हमने किया था -1 इंटू 2n-1, तो ये तो ऑड का सम हो गया विथ वेट है ना, वेटेड सम हो गया ऑड का, प्लस में फिर इसमें वेटेड सम होगा इवन का, 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 6, बताइए राइट फॉर्मूला है ना। जो डब्ल्यू आई आपका, डब्ल्यू जो है वेट है, सो डब्ल्यू इंटू एक्स समेसन डब्ल्यू डिनोमिनेटर में है। सो यहां से आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2n, 2 इंटू 2n, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, वेट का सम। तो जैसे ये W1
मान लो ऐसा है, ये x1 है, w2 x2 एंड सो ऑन, इस तरह से। सो यहाँ से क्या होता है, सम ऑफ वेट्स हो जाते हैं एक्चुअली। तो सम ऑफ वेट्स मतलब -1 ऐड होगा कितनी बार, n टाइम, एंड फिर 2 कितनी बार ऐड होगा, n टाइम। तो इसीलिए वो आंसर ऐसा आएगा। तो यहाँ से अभी तो सॉल्व हो ही गया, -1 कॉमन ले लोगे अब तो हो गया। सो ये n स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन लो, 4 कॉमन लो, सो n इंटू n प्लस 1/2, और यहाँ से आपका आ जाएगा 2n माइनस n n। सो कितना आ जाएगा, यहाँ सिंपली सॉल्व कर लो। सो अब आंसर ठीक है, 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सो अब ये n प्लस 2 आएगा, चेक कीजिए, अभी सॉल्व किया था ना हमने। सो अब ठीक है, जिनका डाउट था तो मेनली फॉर्मूला में दिक्कत था, मतलब मैंने शुरू में फॉर्मूला गलत लिखा था। नेक्स्ट बताइए अब। सर 93 बता दीजिए। अच्छा 93, ठीक है। सर 54 भी। ओके, सो 93, 54। So 4 letters asked to be placed randomly in 4 corresponding addresses envelope. Then the probability that all of them are not placed in right address envelope. So no one is the right, na? All of them are not placed in the right. मतलब no one is the right. So ये मैचिंग प्रॉब्लम है, हमने एक बताया था ना। तो आप देखिए मैचिंग प्रॉब्लम का फॉर्मूला क्या होता है, उसको यूज कीजिए। दिस इज कॉल्ड मैचिंग प्रॉब्लम, है ना। n की वैल्यू 2, यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट है, उसको 4 के साथ मैच करना था, तो नंबर ऑफ मैचिंग का फॉर्मूला आता है, डायरेक्टली फॉर्मूला है। गूगल कीजिए मैचिंग प्रॉब्लम, या बुक में देख लीजिए, गुप्ता कपूर में भी है ये मैचिंग प्रॉब्लम, उससे हो जाएगा। मैचिंग प्रॉब्लम से इसका आंसर 3/8 आ रहा है। अच्छा, ऑप्शंस में भी नहीं है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये समझना पड़ेगा, पूछना क्या चाह रहा है ना। 4 लेटर है और 4 एड्रेस पे हमें भेजना है, ठीक है। probability that all of them are not placed in the right addressed envelope। इसका क्या मतलब है कि जीरो मैचिंग है ना। आप लोग क्या समझ रहे हैं, मतलब ये लग रहा है कि जीरो मैचिंग, all of them are not placed in right addressed envelopes। सर इसको पहले ऐसे लगाएंगे कि इसमें एज्यूम कर इसके पहले सारे लेटर राइट प्लेस पे हैं, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, उसको तो हो जाएगा। अच्छा, उससे आ रहा है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट वैसे वही इंग्लिश का ही दिक्कत है कि हम समझ क्या रहे हैं, ये चीज है। सो ऑल ऑफ देम आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट, ये समझना चाह रहा है। तो जो मैं भी बोल रहा था कि जीरो मैचिंग, तो वो गलत है ना। जैसे ये बताया, इसका ये मतलब है कि ऑल आर नॉट प्लेस्ड इन द सेम, मतलब at least one is not in the same, या वैसे समझ लो, हाँ मतलब क्या बोलते हैं उसे, at least one are in the right address। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि पहले तुम ये निकाल लो सारे सेम एड्रेस, अपने मतलब 4 मैचिंग हो गए ना, ये कहना चाह रहा है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो। ओके, तो यहाँ मैं ये समझ रहा कहना क्या चाह रहा है, तो ये इंग्लिश का थोड़ा इशू है यहाँ पे। ऑल ऑफ देम आर नॉट प्लेस्ड इन द राइट एड्रेस, मतलब ऑल नॉट प्लेस्ड है अपने राइट, मतलब एटलीस्ट वन जो है राइट पे इसमें नहीं है, ये मतलब ना कि एटलीस्ट वन लेटर इज नॉट प्लेस्ड इन द राइट एनवेलप, ये मतलब है फिर तो। ओके, सो जो ये बता रहे हैं उसके हिसाब से, तो इसका ये जो मीनिंग है, मतलब जो कहना चाह रहा है ये, सो आप मैचिंग फॉर्मूला देख लीजिए, मैचिंग फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कीजिए कि ये जो पूछना चाह रहा है, मतलब ये जो पूछना चाह रहा है, इसका मतलब है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 4 मैचिंग, ये कॉम्प्लीमेंट इसका। अब कर पाएंगे, अब देखिए आंसर क्या आता है, जिन लोगों को डाउट है देखिए। सो
4 मैचिंग के लिए फॉर्मूला लगाइए। विकास आपका माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। आंसर आएगा, चेक करो भाई, जिनका डाउट था क्या आंसर आ रहा है अभी चेक करो, बताओ मुझे, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करूंगा। आप सॉल्व करके बताओ मुझे। इसका आंसर क्या होगा? 4 मैचिंग है तो 1/4 फैक्टोरियल समेशन क्या था? -1 की पावर r। r स्टार्टेड विथ 0 to n minus k। क्या था? नहीं, 0 to n minus k। यहाँ पे क्या था? अरे यहाँ पे r फैक्टोरियल है सर। क्या होता है? एक मिनट, ये ठीक है ना? सो 1/, आपके पास है k फैक्टोरियल, k मैचिंग की बात कर रहे हैं ना, 4 मैचिंग की बात कर रहे हैं, तो k और r की वैल्यू n minus k, तो 0 तक ही चला जाएगा ना, और अपॉन r फैक्टोरियल। तो मतलब r की वैल्यू जस्ट 0 रख दो, 0 रखो क्या होगा 1, तो ये 1 माइनस, ये तो सिंपली ना 0 to 0 मतलब एग्जैक्टली 0 रखना है r को, तो 1 हो गया, 1/4 फैक्टोरियल हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। अच्छा, ओके है जी, चलो नेक्स्ट बताओ। हाँ, तो यहाँ ये थोड़ा सा इंग्लिश का इशू है ना, कई बार समझना पड़ेगा कहना क्या चाह रहा है ये, है ना। बोल रहा है कि ऑल ऑफ देम नॉट, मतलब सारे लेटर सही जगह नहीं पहुंचे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो मतलब कम से कम एक लेटर है जो गलत जगह पहुंचा है, ये मतलब ना। तो 1 माइनस, है ना, कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है कि ऑल 4 मैचिंग का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, कि सारे एक जगह पहुंच गए, उसका कॉम्प्लीमेंट पूछना चाह रहा है। जस्ट इंग्लिश का इशू है ना। वर्ड प्रॉब्लम कई बार ये भी होता है कि जो क्वेश्चन बनाया वो पूछना क्या चाह रहा है, वो हमें समझना पड़ेगा, कम्युनिकेशन ये है। सर ये पूछना है कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा इसमें मैचिंग फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, मतलब कैसे पता चलेगा? जी जी, जब भी कोई जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे था लेटर है, इनवेलप है, तो 4 ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, तो मैच ही तो करना है। जैसे आपने हैट वाला प्रॉब्लम सुना होगा कि 5 लोग है, हैट उछाल रहे हैं, फिर वो अपना अपना हैट उठा रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 1 पीपल की विल गेट देयर ओन हैट। या वो होटल वाले प्रॉब्लम होते हैं कि होटल में 5 दोस्त गए, उन्होंने ऑर्डर किया, तो आपको समझ आएगा कि जो ऑब्जेक्ट को मैच करना है, यहाँ पे आपको सिंपली ये जो 4 लेटर है इसको मैच करना है इसके साथ। सो इसमें सिंपली समझ आ रहा है कि जो 4 लेटर है उस 4 इन्वेलप के साथ मैच करना है यहाँ पे। सो इक्वल, पहले देखो यहाँ 4 लेटर है, 4 इन्वेलप है, एग्जैक्टली 4 ही होगा, तो मैचिंग प्रोसेस सेम यहाँ पे होंगे, एक दूसरे से मैच ही तो करना है। तो ये सिंपल इस तरह कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, पता चल जाएगा। आप ऑनलाइन देख सकते हैं, गुप्ता कपूर वाली बुक में मैचिंग प्रॉब्लम प्रॉपर एक सेक्शन है, उसमें जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो मैचिंग प्रॉब्लम मतलब ये कुछ ऑब्जेक्ट है, उसको दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ मैच करना है। तो आप में उसमें पूछा जाता है कि टोटल कितने मैचिंग होंगे, है ना। जैसे पिछले साल जैम में भी क्वेश्चन आया था, बताया था ना, वो होटल वाला क्वेश्चन है वहां पे, इस तरह से कि, या कई बार ऐसा भी होता है, हाँ मतलब कई सारे प्रॉब्लम्स हैं इस तरह से। सो उसमें आपको देख के पता चल जाएगा कि 4 लेटर्स को मैच करना है 4 इन्वेलप के साथ। कई बार कपल्स में भी इस तरह क्वेश्चंस बन के आते हैं ना, कि रैंडमली दे सेलेक्ट उस तरह से। सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मतलब अपने हस्बैंड को चूज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इस तरह से कुछ। सो यहाँ मैच करना है, इसलिए इसका नाम मैचिंग प्रॉब्लम, मतलब एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो 54 के बाद क्या पूछ रहे थे इस पेपर में?
93। 93, 95 भी है शायद, 93। नाइन्टी थ्री मैंने कल सॉल्व किया, ये सेम था क्या दूसरा था, चेक करना पड़ेगा। थोड़ा दूसरा था ना, वहां पे 2 साइडेड टेस्ट लगाया था, सो उसी तरीके से हो जाएगा। 93 जो है ये कहना जरा रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16, तो n की वैल्यू 16 है फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ स्टैंडर्ड डेविएशन 4, तो सिग्मा स्क्वायर 16 है, मतलब सिग्मा 4 हैज मीन 27। देखिए सैंपल का मीन 27 है ना, इट्स नॉट म्यू इज 7। जो सैंपल है रैंडम सैंपल है नॉर्मल पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, एंड दिस मीन इज ऑफ दिस सैंपल, तो मतलब बोलना चाह रहा है x बार की वैल्यू 27 है यहाँ पे, एंड तो x बार की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी जिसको हम लोग स्मॉल में लिखते हैं, फॉर टेस्टिंग h0 जहां mu इज इक्वल टू 30 वर्सेस h1 mu लेस देन 30, द p वैल्यू ऑफ द टेस्ट इज, सो p वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला होता है, सो फर्स्ट आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये वन साइडेड टेस्ट है ना, तो इसका क्रिटिकल रीजन क्या आएगा, वेयर सिग्मा स्क्वायर इज नोन। सो किसी को याद है, कोई बताइए क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा इस टेस्टिंग प्रॉब्लम का। x बार लेस देन सर वो x बार माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय रूट n। यही तो सर जब लास्ट टाइम लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पे नॉट इक्वल टू था, तो 2 साइडेड टेस्ट है तो मोड आ जाता है, 1 साइडेड है तो ये आ जाएगा। सो दिस इज अ क्रिटिकल रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम होगा उसका ये होगा। अब p वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0, सॉरी नॉट रिजेक्टिंग h0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मान लो इसको बोल देता हूँ, ये जो फंक्शन है, सो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू लेस देन इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो यहाँ जो k के प्लेस पे यूज होगा इसी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज होगी, तो यहाँ मैं अगर लिखता हूँ x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n लेस देन इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ दिस कांस्टेंट वी हैव टू यूज ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, इसी क्वांटिटी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज करनी है। तो x बार मुझे दे रखा है 27, when h0 is true, तो h0 पे क्या है, mu is 30, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ p वैल्यू का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है लेस देन इक्वल टू इट्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू व्हेन h0 इज ट्रू, सो 27 माइनस, हाँ p वैल्यू में ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होता। नहीं, वो डिपेंड करता है क्रिटिकल रीजन पे। अगर क्रिटिकल रीजन ग्रेटर देन है तो वहां ग्रेटर देन आएगा p वैल्यू में, क्रिटिकल रीजन में मॉड है तो p वैल्यू वाले में मॉड आएगा, क्रिटिकल रीजन लेस देन है तो p वैल्यू में लेस देन होगा, ये है, वो क्रिटिकल रीजन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ठीक है ना, ये टेस्ट कुछ ऐसा है, ये वाला टेस्ट, ये मान लो इस तरह का टेस्ट है, ये लेफ्ट साइडेड हो गया इधर, सो जो p वैल्यू एक्चुअली आएगी वो अगर मान लो ऑब्जर्व्ड वैल्यू यहाँ है, सो दिस विल बी द p वैल्यू। हम मोर देन तब लेते हैं जब क्रिटिकल रीजन राइट साइड में होगा, तो ये जो रेड पोर्शन मैंने अभी सेट किया ये p वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो ब्लैक पोर्शन टोटल था दैट वाज द साइज ऑफ द टेस्ट, ये बोल सकते हैं आप। ओके, सो कैलकुलेट कीजिए, सो प्रोबेबिलिटी ये तो z बन जाएगा ना, इसका मीन घटाया, अच्छा यहाँ पूरा भी हुआ नहीं, तो ये था 4 अपॉन 16 है, 4 हो जाएगा, ये n 16 था, तो फाइनली लेस देन कितना, -3, चेक कीजिए। अब वो म्यू तो यूज कर लिया, यही वाला म्यू यहाँ यूज हुआ है 30, सो ये कितना आ गया,
So z less than -3 z less than -3 same as z more than 3 है ना। तो यहाँ लेस देन में दे रखा है आपको, और ये मॉड क्यों लगा है यहाँ पे? मॉड आएगा क्या? यहाँ पे तो मॉड नहीं आएगा, वन साइडेड ना। तो बताओ भाई क्या आंसर लोगे? सो ये मान लो इधर -3 लेट से ये नंबर है, तो ये इधर +3 है, तो ये तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो ये बस कैलकुलेट करना है। हाउ टू फाइंड दिस? या आप फाई ऑफ -3 लिख सकते हो, या इसी में करना, चूंकि मैं डेटा यहां से यूज करने हैं तो मैं इसके टर्म्स में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ यू थिंक -3 और +3 के बीच की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है इन्होंने? यही है ना, 0.9973। तो ये वाला जो पोर्शन है 0.9973, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है इस बीच की, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले 1 में से इसको घटाओ। सो 1 में से घटाओ इसको, 1 में से इन दोनों की आ जाएगी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, तो आ जाएगा 1 माइनस दिस थिंग 0.9973 अपॉन 2। अपॉन 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये टू साइडेड टेस्ट नहीं है, तो मुझे उस साइड पर नहीं चाहिए। अभी इस बीच की प्रोबेबिलिटी ये है, मुझे बस इतना चाहिए था। तो 1 माइनस करेंगे तो दिस एंड दिस दोनों इंक्लूडेड है, दोनों इक्वल होगा, तो हाफ कर दिए। तो ये देखिए क्या आता है, इसको कैलकुलेटर से फाइंड कीजिए। जी, तो देखिए कोई ऑप्शन है, ये डी वाला। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या था? 93 हुआ, 95। कोई 95 भी चैट में लिखा ना। ओके 95। तो 95 तो हमने अभी 94 किया था। 95 लास्ट टाइम बताया था ना। हाँ जी जैकोब क्लास, सिंपल है ना कि भाई क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। तो टाइप 2 एरर क्या होता है, आपने सॉल्व नहीं किया मुझे लग रहा है। एक्चुअली जब भी कोई डाउट पूछते हो ना, तो एक बार जब मैं बता देता हूँ यू सॉल्व योरसेल्फ, फिर डाउट में से उसको क्वेश्चन कैंसिल कर दो। अभी लास्ट टाइम मुझे बताया, लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन कराया था मैंने, जहां तक मुझे याद है। सो So xi be a random sample of size 5 from Bernoulli distribution with parameter theta. For testing the null hypothesis this against this. Okay. तो आपको दे रखा है ये, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जो xi's है ये बर्नौली थीटा है, तो बाइनोमियल यहाँ कहाँ तक है, i की वैल्यू 1 to 5 है, या r है तो r लिख लो, कल ही तो बताया था मैंने 5 थीटा। एक्चुअली अंटिल यू सॉल्व योरसेल्फ, एक दो बार खुद से सॉल्व नहीं करोगे उस क्वेश्चन को तो वो हमेशा डाउट रहेगा। अगर फर्स्ट टाइम डाउट था, अगर आपने सॉल्व खुद से नहीं किया एक दो बार बाद में, तो वो एक महीने बाद फिर से वही डाउट रहेगा, सेम रहेगा, ये चीज है। सो बाइनोमियल 5 थीटा, अब ये y है मेरा, अब बोल रहा है h0 रिजेक्टेड ऑन y इज मोर देन इक्वल टू 4, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर? टाइप 2 एरर, तो इसका क्या मतलब है, टाइप 2 एरर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h1 व्हेन h1 इज ट्रू, या एक्सेप्टिंग h0 व्हेन h0 इज फॉल्स। एक्सेप्ट h0 इज फॉल्स। जी, तो यहां से एक्सेप्ट h0 व्हेन h0 इज फॉल्स। सो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सो क्या मिलेगा, एक्सेप्ट h0 का मतलब है रिजेक्ट कर रहे हैं जब y मोर देन इक्वल टू 4 है, तो या y स्ट्रिक्टली लेस देन 4 होगा। h0 इज फॉल्स मतलब h1 इज ट्रू, h1 इज ट्रू थीटा 1/4। अब जो लोग कल क्लास में थे उनको याद भी आ रहा होगा। सो बाइनोमियल 5, 1/4 हो गया, ये
y अभी। अब बाइनोमियल 5,1/4 में ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो मतलब प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 इस पे कैलकुलेट करना है मुझे। सो y इज इक्वल टू 0 फाइंड करेंगे बाइनोमियल में। सो क्या आएगा q की पावर, तो 3/4 इसकी पावर आ जाएगी आपके पास 5 प्लस 4 टाइम 4c1, तो यहाँ पे 1/4 और 3/4 की पावर 3, 6 टाइम 1/4 का स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर, और यहां से आएगा फिर क्या होगा 5 4c0 4c1 4c2 4c3 4, देन 1/4 का इसको सिंप्लीफाई करो। अब ये सब मतलब लास्ट टाइम यहाँ तक मैं भी यहाँ तक लिख ही दिया था, बस थोड़ा आगे कैलकुलेट करना। हाँ जी जब आर यू इन क्लास? यस सर। सो अब लास्ट क्लास में बताया था, आपने पूछा था कल क्लास में। Yes sir, I asked it in the last class. सो डिड यू ट्राई टू सॉल्व? आई यहाँ तक मैंने लिखे था लास्ट क्लास में। यहाँ तक मिला, उसके बाद कुछ कैलकुलेशंस में कुछ एरर हो गया इसीलिए ओके ओके आंसर नहीं मिला। अभी मिला। चलो अभी मैं तो कर देता हूँ सॉल्व, अदरवाइज यू नेक्स्ट क्लास फिर से पूछोगे तुम। इसको कंप्लीट कर देता हूँ मैं। सो तो ठीक से कैलकुलेशन करोगे आंसर आएगा। सर इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट ही ले लीजिए तो इजी पड़ेगा। अच्छा हाँ वो इजी था ना कि 1 माइनस कर देते, नहीं मतलब इसको हम लिखते मतलब 1 माइनस पावर ऑफ टेस्ट है ना। सो ये लिख सकते हैं कि 1 माइनस पावर, तो इससे कैलकुलेशन आसान पड़ता पावर ऑफ टेस्ट। सो पावर निकाल लो, 1 माइनस पावर कर दो तो टाइप 2 उससे भी आ जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेशन लंबा हम इसमें निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ले तो 4 और 5 पे निकालना पड़ता है बस, ये तो है ना। सो वैसे है ये, तो ऐसे कर लो, यहाँ से करोगे तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट पे निकालने पड़ेंगे 4 और 5 पे। तो 4 और 5 पे निकालोगे तो 5c4। अच्छा एक मिनट, यहाँ भी थोड़ा मिस्टेक किया मैंने, अभी मिस्टेक है ना इसमें, क्योंकि n को मैं 4 लेके सॉल्व कर रहा हूँ। एक मिनट, ये ना मिस्टेक किया मैंने, ध्यान देना। ये बाइनोमियल 5,1/4 है, मैं जो लिख रहा था 4,1/4 के लिए लिखा था, ठीक है। सो इससे करोगे अगर तो यहाँ से आ जाएगा 5c4 which is 5 and 1/4 की पावर 4 and 3/4 की पावर 1। ये 5 हमारे पास था, मैं 4 के लिए पहले कर रहा था। एंड यहाँ से लास्ट 5c5। सो y वाला और 5 निकाल लो ना, सो 1/4 की पावर 5 आ जाएगी। ये निकाल लो, इससे आ जाएगा। सेकेंड तरीका जो मैं अभी लिख रहा था, सो ये थोड़ा इससे लेंदी हो रहा था ना, ये 5c0 होगा। 5c0 मतलब 1 यहाँ 4/5 लिखना था मुझे, इससे आंसर आएगा 4/5 रेज़ टू पावर। तो ये प्रॉब्लम ये है मैं क्या कर रहा हूँ, एक तो ना 3/4 की पावर 5 प्लस मतलब इससे किसी तरीके से निकालो, ये फाइंड दिस वे और दिस वे, आंसर सेम आएगा। कैलकुलेट करो, इसे कैलकुलेट करो, बताओ। नहीं जैकोब, यू फाइंड एंड टेल मी आंसर। इससे कैलकुलेट करो जरा क्या आएगा। एक ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है, सेम है, कैलकुलेशन करने के 2 डिफरेंट वे हैं। अदरवाइज अब ये नंबर्स का कैलकुलेशन तो आप लोग भी कर सकते हो कि 4 की पावर 5 कितना होगा, 4 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 10, 512। तो ये 5, तो ये 6/512 होगा। 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024 आई थिंक, नहीं
ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर को यूज करके चेक कर लो क्या आएगा। सो 6/1024 आएगा फिर, और वहां भी छोड़ दिया मैंने 3। कोई कैलकुलेशन करके बताओ भाई, गलतियां क्यों कर रहा हूं इतना। 5 या 15 16 होगा ना, 16। अभी ठीक है, बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से 1 - 16 से काट सकते हो आप। ये 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 10 है, तो 1/2 की पावर 6 है ना। तो 64, तो ये 63/64 आ गया आंसर, ये है। सो 2 आएगा, चेक करो। सो यहाँ ने पावर कैलकुलेट किया, पावर क्या है जस्ट ना, इसका मतलब इसके आगे कॉम्प्लीमेंट ले लिया जस्ट। सो 1 माइनस किया तो y लेस देन 4 था, तो कॉम्प्लीमेंट में मोर देन इक्वल टू 4 हो गया, तो 4 and 5 ओनली 2 वैल्यूज। ये यहाँ से निकालोगे 0 1 2 3 4 बार ऐड करना, कैलकुलेशन लेंदी इस तरीके से है, इट्स ठीक है, ओके। अब कौन सा डाउट है इसमें, अब कौन सा रहेगा 95 के बाद? क्वेश्चन है कोई इस पेपर में? 2023 8 जून वाला पेपर है सर। 90 वाला हुआ नहीं था पहले। 90, अच्छा। हाँ, तो आपको ट्राई करना है, देन अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो देन आई कैन ट्राई, ये है। अच्छा, ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट मुझे देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है। तो यहाँ पे T1 T2 और 2 अनबायस्ड एस्टिमेटर है गामा थीटा का विद कोएफिशिएंट। तो E1 E2 आपके हिसाब से ये है 1/2 1/3, ओके। तो E1 E2 आपके पास ये है, एंड रो इज दिस। सो आपसे पूछ रहा है कि रो माइनस दिस स्क्वायर विल ऑलवेज बी लेस देन, ओके। तो ये तो बाद में आएगा, पुट करते हैं, चलिए। So if rho is the correlation coefficient and unbiased estimator with coefficient this and this, ठीक है, तो इसको अप्लाई करो 1/2 1/3। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा, वही मतलब मुझे भी देखना पड़ेगा। 1/2 E1 E2 1/3 है। सो इसको अब ऐसे पुट कीजिए, देखिए क्या रिलेशन आता है। सो यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर 1/6 माइनस रूट अंडर 1 - 1/2, तो 1/2 ही है, 1 - 1/3 2/3 लेस देन इक्वल टू ये रो है आपके पास। सो 1/6 का रूट माइनस यहाँ आपके पास 1/3। अब पूछा आपसे ये है जो क्वेश्चन में, सो रो माइनस रूट अंडर 1/6, ठीक है। ये भी क्या है, मोर देन इक्वल टू, या रो को उधर ले आओ। सो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा आई थिंक रो माइनस 1/√6, रो माइनस 1/√6 का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी लेस देन, तो बताइए यहाँ से रो माइनस 1/√6, यहाँ से तो मोर देन इक्वल टू आ जाएगा -1/√3। देन नाउ नेगेटिव है ना ये, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, ठीक है, तो स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से रो माइनस 1/√6 स्क्वायर will be less than ना, will always be less than। तो यहाँ क्या आएगा, क्योंकि नेगेटिव है इसीलिए, तो यहाँ से उधर नेगेटिव है ना एक नंबर, तो साइन चेंज होगा 1/3, चेक कीजिए।
स्क्वायर करने में क्या होता है, देखो जब -1 लेस देन 1/2 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये आपका 1/4 हो जाएगा, इसलिए क्योंकि वो उसके बीच का नंबर है, तो थिंक ये स्टोरी यूज होगी, तो यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिया आपने तो आ जाएगा 1/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/3, यही ना। तो ये आंसर होगा, चेक कीजिए। ठीक है, तो 90 रह गया था, तो 90 का ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया। ठीक है, फॉर्मूला से उससे आपको याद रखना पड़ेगा कि when rho is the Karl Pearson coefficient of correlation between T1 T2 and to 1/1 estimator with coefficient this 1/2 1/3, तो क्या रिलेशन है कोएफिशिएंट्स एंड रो में, सो दिस इज द फॉर्मूला। तो यही देखना पड़ेगा, कई बार ना भूल जाते हैं, बहुत दिनों तक यूज नहीं करते ना, सो चीजें भूल जाते हैं, तो वो आपको बुक में देखना पड़ेगा या ऑनलाइन समवेयर, फिर आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बताइए, और जो रह गया था इस पेपर में ना, 8 जून वाला पेपर है ना, तो हो गया। चलिए आगे आते हैं फिर दूसरा 11 जून वाले पे। सर जो आज टेस्ट उसमें कुछ डाउट थे। अच्छा, तो डाउट कर लें, चलिए डाउट बताइए, फिर ये पेपर खोलते हैं। ठीक है, तो जो डाउट्स है, एक दो डाउट्स कर लेते हैं। ठीक है सर, मैंने आपको एक प्रॉब्लम भेजा था, उसका पेड़